इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे भारत कभी दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, जहां के मसाले और दौलत ने पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचा। कैसे एक समुद्री रास्ते की खोज में निकला एक नाविक वास्को द गामा भारत पहुंचा और इतिहास की दिशा बदल गई, और कैसे व्यापार के बहाने आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इस देश की सत्ता तक पहुंच गई। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं भारत के इतिहास का वो सच जिसने एक पूरे युग को बदल दिया। बहुत समय पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी नए समुद्री रास्तों की तलाश कर रहे थे, तब भारत पहले से ही व्यापार, ज्ञान और समृद्धि का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। भारत की नदियों के किनारे बसे शहर, दूर दूर तक फैले बाजार और मसालों से भरे बंदरगाह दुनिया के व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। अरब, फारस और चीन के व्यापारी अपने जहाजों में सामान भरकर भारत आते थे और यहाँ से कीमती मसाले, कपड़े और रत्न लेकर अपने देशों में लौटते थे। उस समय यूरोप के बाजारों में भारतीय मसालों की बहुत ज्यादा मांग थी, क्योंकि काली मिर्च, दालचीनी और लौंग वहां लगभग सोने के बराबर कीमत पर बिकते थे। लेकिन यूरोप के व्यापारियों के सामने एक बड़ी समस्या थी। उन्हें भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री रास्ता नहीं पता था। यूरोप के व्यापारी अक्सर अरब व्यापारियों के जरिए भारत का सामान खरीदते थे और इसी कारण मसाले यूरोप पहुंचते पहुंचते बहुत महंगे हो जाते थे। धीरे धीरे यूरोप के राजाओं और व्यापारियों ने सोचना शुरू किया कि अगर भारत का सीधा समुद्री रास्ता मिल जाए तो व्यापार बहुत आसान हो सकता है। यहीं से शुरू हुई एक बड़ी खोज, समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने की खोज। कई नाविक समुद्र में निकले, कई जहाज अनजान रास्तों पर चले, लेकिन तूफानों और खतरनाक समुद्र की वजह से बहुत से जहाज कभी वापस नहीं लौट पाए। इसी समय पुर्तगाल का एक साहसी नाविक सामने आया, जिसका नाम था वास्को द गामा। उसका सपना था कि वह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे और उस देश के साथ सीधा व्यापार शुरू करे, जिसके बारे में यूरोप में समृद्धि की कहानियां सुनाई जाती थी। साल 1497 में उसने अपने जहाजों के साथ पुर्तगाल से यात्रा शुरू की और अफ्रीका के किनारों से होते हुए एक लंबी और जोखिम भरी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। कई महीनों की यात्रा के बाद उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, जो उस समय समुद्र का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता था। लेकिन वास्को द गामा ने हार नहीं मानी और अपने जहाजों को आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार 1498 में उसका जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कैलिकट पहुंच गया। यूरोप की किताबों में इसे भारत की खोज कहा गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि भारत पहले से ही एक महान और समृद्ध सभ्यता था। असल में खोज भारत की नहीं हुई थी, बल्कि यूरोप ने बस उस देश तक पहुंचने का नया समुद्री रास्ता खोज लिया था जिसे दुनिया हजारों साल से जानती थी। लेकिन उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह नया रास्ता आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल देगा, क्योंकि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के बाद यूरोप के कई देशों की नजर अब भारत की समृद्धि और व्यापार पर टिकने लगी थी। भारत के बाजारों में मिलने वाले मसाले, कपड़े और कीमती रत्न यूरोप के व्यापारियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। धीरे धीरे पुर्तगाल के जहाज भारत आने लगे और उन्होंने यहाँ अपने व्यापारिक ठिकाने बनाना शुरू कर दिया। भारत के तट पर स्थित कई बंदरगाहों में अब विदेशी जहाजों की आवाजाही बढ़ने लगी थी। कुछ सालों बाद पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर अपने किले और व्यापारिक केंद्र बनाने लगे। उनका मकसद साफ था, भारत के मसालों और व्यापार पर नियंत्रण पाना। लेकिन इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। जहाँ एक देश पहुँचता है, वहाँ धीरे धीरे दूसरे देश भी पहुंचने लगते हैं, और कुछ ही समय बाद यूरोप के दूसरे देशों को भी यह खबर मिल गई कि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचना संभव है। अब नीदरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश भी भारत की ओर अपने जहाज भेजने लगे। हर देश चाहता था कि भारत के साथ व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा उसी के हाथ में हो। धीरे धीरे भारत के तट पर यूरोप के अलग अलग देशों के जहाज दिखाई देने लगे। यह सिर्फ व्यापार की शुरुआत थी, लेकिन समय के साथ यह प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में बदलने वाली थी। उसी समय यूरोप में एक और दिलचस्प घटना हुई। एक नाविक भारत पहुंचने के लिए समुद्र में निकला था, लेकिन वह रास्ता भटक गया और एक बिल्कुल नई जगह पहुंच गया। उस नाविक का नाम था क्रिश्चियन कोलंबस। उसे लगा कि वह भारत पहुंच गया है, लेकिन असल में वह एक नए महाद्वीप अमेरिका तक पहुंच चुका था। इस घटना ने यूरोप के लोगों को यह यकीन दिला दिया कि समुद्र के रास्ते नई नई जगहों तक पहुंचना संभव है, और इसी विश्वास के साथ यूरोप के कई देशों ने अपने जहाजों को दूर दूर तक भेजना शुरू कर दिया। भारत की समृद्धि की
खबर अब यूरोप के हर बड़े देश तक पहुंच चुकी थी। लोग कहते थे कि भारत में सोना, मसाले और कीमती सामान इतनी मात्रा में मिलता है कि वहां का व्यापार दुनिया का सबसे लाभदायक व्यापार बन सकता है। इसी वजह से धीरे धीरे भारत के तट पर विदेशी व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि व्यापार के बहाने आए ये लोग आगे चलकर सतह की ओर भी नजर डालेंगे और यहीं से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, क्योंकि जल्द ही भारत आने वाला था एक ऐसा संगठन जिसने पहले व्यापार किया और फिर धीरे धीरे सत्ता पर भी नियंत्रण कर लिया। उस संगठन का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साल 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को एक विशेष अधिकार दिया कि वह दूर देशों में जाकर व्यापार कर सकती है। शुरुआत में यह सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका उद्देश्य भारत से मसाले, कपड़ा और कीमती सामान खरीद कर यूरोप ले जाना था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी को यह समझ आने लगा कि भारत सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि धन और शक्ति के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इसी सोच के साथ कंपनी के जहाज भारत के अलग अलग बंदरगाहों की ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक जहाज पहुंचा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह सूरत। उस समय सूरत भारत का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध व्यापारिक शहर था, जहां दुनिया के कई देशों के व्यापारी आते जाते थे। अंग्रेज व्यापारियों ने यहाँ अपने पहले व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन भारत उस समय किसी छोटे राज्य का नाम नहीं था। उस समय भारत में शासन था मुगल एम्पायर का और उसके सम्राट थे जहांगीर। अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट की अनुमति चाहिए थी। इसीलिए इंग्लैंड ने भारत भेजा एक दूत जिसका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में जाकर अंग्रेज व्यापारियों के लिए व्यापार की अनुमति मांगी। जहांगीर ने उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी, क्योंकि उस समय यह सिर्फ साधारण व्यापार जैसा ही लग रहा था। अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना, फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन यहाँ कारखाना का मतलब आज के फैक्ट्री जैसा नहीं था। उस समय फैक्ट्री का मतलब होता था एक ऐसा स्थान जहाँ विदेशी व्यापारी अपने सामान को रखते और व्यापार करते थे। धीरे धीरे अंग्रेज व्यापारियों के जहाज भारत आने लगे और भारत से कपास, रेशम और मसाले लेकर यूरोप जाने लगे। व्यापार बढ़ने लगा, मुनाफा भी बढ़ने लगा। लेकिन समय के साथ कंपनी को यह एहसास हुआ कि अगर भारत में सिर्फ व्यापार किया जाए तो लाभ सीमित रहेगा, लेकिन अगर राजनीति और सत्ता पर प्रभाव बना लिया जाए तो लाभ कई गुना बढ़ सकता है। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो आने वाले वर्षों में भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल देने वाला था, क्योंकि अब व्यापारी धीरे धीरे शासक बनने की ओर बढ़ रहे थे। इसी समय भारत में कई छोटे बड़े राज्य भी मौजूद थे और मुगल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। यही वह मौका था जिसे अंग्रेजों ने ध्यान से देखा और इतिहास की दिशा बदलने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने जल्दी ही समझ लिया था कि सीधे युद्ध से भारत को जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर भारत के राजाओं और नवाबों के बीच के मतभेदों का फायदा उठाया जाए तो रास्ता आसान हो सकता है। इसी सोच के साथ अंग्रेजों ने भारत की राजनीति को ध्यान से समझना शुरू किया और अलग अलग राज्यों के बीच चल रहे संघर्षों पर नजर रखने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ भारतीय शासकों से मित्रता भी की ताकि व्यापार के साथ साथ अपना प्रभाव भी बढ़ाया जा सके। इस बीच भारत के पूर्वी हिस्से में एक प्रदेश था बंगाल। उस समय बंगाल भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता था, जहां की उपजाऊ जमीन, कपड़ा उद्योग और व्यापारिक बंदरगाह पूरे एशिया में प्रसिद्ध थे। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद धन और व्यापार के कारण इतनी समृद्ध थी कि कई विदेशी यात्रियों ने इसे दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक बताया था। यही कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर धीरे धीरे बंगाल पर टिकने लगी। कंपनी ने बंगाल में अपने व्यापारिक केंद्र मजबूत करने शुरू कर दिए और वहां के नवाबों से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन समय के साथ बंगाल के नवाबों को भी यह महसूस होने लगा कि अंग्रेज व्यापारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहते। इसी दौरान बंगाल के नवाब बने एक युवा और साहसी शासक सिराज उद दौला। सिराज उद दौला ने देखा कि अंग्रेज अपने किलों को मजबूत कर रहे हैं और बिना अनुमति के अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि यह सीधे सीधे बंगाल की सत्ता को चुनौती देने जैसा था। इसीलिए नवाब ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे अपनी सीमाएं पार न करें और सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रहें। लेकिन कंपनी अब सिर्फ व्यापार तक सीमित रहने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें पता था कि अगर बंगाल पर नियंत्रण मिल जाए तो भारत में उनकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी टकराहट जो आगे चलकर भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में बदलने वाली थी। साल 1756 में बंगाल के नवाब
सिराज उद दौला ने अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को रोकने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने किलों को मजबूत कर रही है और बिना अनुमति के अपनी सेना भी बढ़ा रही है। नवाब को यह साफ दिखाई देने लगा कि अंग्रेज व्यापारी अब सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं। इसलिए सिराज उद दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता में बने अंग्रेजों के किले फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को इस हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। कुछ ही समय में किला नवाब की सेना के कब्जे में चला गया और अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। यह घटना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक भारतीय नवाब इतनी जल्दी उनकी शक्ति को चुनौती दे देगा। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे जल्द ही अपनी सेना को संगठित करके वापस लौटे। इस बार उनका नेतृत्व कर रहा था एक महत्वाकांक्षी और चतुर अधिकारी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने समझ लिया था कि अगर बंगाल पर अधिकार मिल गया तो भारत में अंग्रेजों की नींव बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन उसने यह भी समझा कि सिराज उद दौला की सेना को सीधे युद्ध में हराना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने युद्ध के मैदान में जाने से पहले एक अलग ही रणनीति बनानी शुरू की। उसने बंगाल के कुछ असंतुष्ट दरबारियों और सेनापतियों से गुप्त रूप से संपर्क करना शुरू किया। इनमें से एक था बंगाल की सेना का सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर नवाब से खुश नहीं था और उसके मन में खुद नवाब बनने की इच्छा भी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने इसी कमजोरी को पहचान लिया। उसने मीर जाफर से एक गुप्त समझौता किया। समझौते के अनुसार अगर युद्ध के समय मीर जाफर अंग्रेजों का साथ देगा तो जीत के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। यहीं से शुरू हुआ विश्वासघात का वह अध्याय जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कुछ ही समय बाद बंगाल की धरती पर वह दिन आया जब इतिहास ने करवट ली। साल 1757 में बंगाल के एक छोटे से गांव प्लासी के पास दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला की विशाल सेना और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी लेकिन संगठित सेना। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो नवाब की सेना कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली थी, लेकिन युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीते जाते। कभी कभी युद्ध रणनीति और विश्वासघात से भी हार जाते हैं। युद्ध शुरू हुआ, तोपें गरजने लगी, घोड़ों की टापों से धरती कांपने लगी। लेकिन उसी समय वह हुआ जिसकी उम्मीद नवाब को बिल्कुल नहीं थी। नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा जिसका नेतृत्व कर रहा था मिर्जा जाफर, युद्ध में पूरी ताकत से शामिल ही नहीं हुआ। उसने अपनी सेना को पीछे ही रोके रखा। यही वह क्षण था जिसने पूरे युद्ध का परिणाम बदल दिया। सिराज उद दौला की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और अंत में युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। क्योंकि इस जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अब वह भारत की राजनीति और सत्ता में भी प्रवेश कर चुकी थी। धीरे धीरे कंपनी ने भारत के कई हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। जो लोग कभी व्यापार करने आए थे वे अब शासन करने लगे थे। भारत का इतिहास एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था, औपनिवेशिक शासन का दौर। लेकिन इतिहास की एक खास बात होती है, किसी भी देश की आत्मा को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। समय के साथ भारत की जनता में भी स्वतंत्रता की चेतना जागने लगी और वही चेतना आगे चलकर एक दिन इतनी प्रबल हुई कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों में से एक को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। यही इतिहास हमें यह सिखाता है कि सत्ता और साम्राज्य समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन किसी सभ्यता की आत्मा और उसकी पहचान हमेशा जीवित रहती है। और इसी कारण भारत की कहानी केवल अतीत की नहीं है, यह संघर्ष, धैर्य और पुनर्जागरण की भी कहानी है।